हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 8। एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 8 है। तो ये सेशन रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 8। स्टार्ट करती हूँ आज के इस सेशन को। स्टार्ट करने से इस क्लास का पीडीएफ मिलेगा। गाइज, यदि किसी को भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी। वहाँ से टेलीग्राम पर जाकर इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1/7 है। इस 7 पर 1 रेशियो की हानि, इस 7 पर जो भी हानि या लॉस या प्रॉफिट होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर हर के सापेक्ष में होता है। यहाँ पर 7 में से 1 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा सेलिंग प्राइस, जो कि 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये डिनोमिनेटर में जो है ये है कॉस्ट प्राइस है और ये है लॉस का रेशियो। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस है 7 और सेलिंग प्राइस है 6। एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। तो जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है 6, इस सेलिंग प्राइस के रेशियो 6 को 144 के बराबर कर लूँगी। तो यहाँ से काटूंगी तो 1 रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 24, क्योंकि 24 और 6 का मल्टीपल होता है 144। 1 रेशियो का मान आ गया है 24। अब इस कॉस्ट प्राइस में 24 का मल्टीप्लाई कर दूंगी। कॉस्ट प्राइस में 24 का मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ से आ जाएगा इनका मान, जो कि 24 सत्ते 168 हो जाएगा। तो 168 ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। फिर कहा गया है 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ से 168, जो कि कॉस्ट प्राइस 168 है और फिर यहाँ पर दूसरा जो कि यदि 189 रुपये में बेचा जाए तो यहाँ ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, जो कि हो जाएगा। और 189 रुपये में बेचा जा रहा है, 189 रुपये में बेचा जा रहा है। तो इस केस में यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक है, तो इस केस में प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट होगा यानी 21 का प्रॉफिट हो जाएगा। वो भी जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है हमेशा डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस ही रहता है, यानी हर में कॉस्ट प्राइस रहता है। तो यहाँ पर बटा में हो जाएगा 168। जो भी प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, गुना हो जाएगा 100। 21 से 168 को काटेंगे तो ये चला जाएगा 8 बार में चला जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी के 16। तो यहाँ से आ जाएगा 100 बटा हो जाएगा 8। फिर इसको काटेंगे 100 को 8 से, तो यहाँ पर एक बार में चला जाएगा 8 एकम 8। फिर 10 में से यहाँ पर 2 बचा, तो फिर ये चला जाएगा 8 दूनी के 16, तो यानी 20 में से 16 चला जाएगा तो बचेगा 4। 8 दूनी के 16 बचेगा 4। फिर पॉइंट लग जाएगा 8 बचे 40, तो 12.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी को इजीली समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, एक काम को 2 व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। पहला व्यक्ति काम को 30 दिन में कर सकता है और दूसरा व्यक्ति उसी काम को 45 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले पहला व्यक्ति काम छोड़कर चला गया। तो काम को करने में दोनों व्यक्तियों द्वारा कुल कितना समय लगेगा, कितने दिन का समय लगेगा। यहाँ पर आ जाएगा पहला व्यक्ति हो जाएगा और दूसरा व्यक्ति। पहला व्यक्ति
30 दिन में काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति 45 दिन में। 30 और 45 इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो कि हो जाएगा 90, जो कि दोनों से डिविजिबल हो उसी को लिया जाता है एलसीएम। तो यहाँ पर 30 या 90, 45 दूनी के 90। तो यहाँ पर कहा गया है 5 दिन पहले काम पूरा होने से 5 दिन पहले पहला व्यक्ति छोड़कर चला जा रहा है। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 आ जाएगा। लेकिन यहाँ कहा गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, काम पूरा होने से 5 दिन पहले जा रहा है, यानी 15 यहाँ आ गया। तो इस 15 को टोटल वर्क में, ये है टोटल वर्क जो कि 90 है। तो इस 15 को इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि काम पूरा होने से 5 दिन पहले जा रहा है। यदि इसी के जगह पर काम जो कि शुरू होने के 5 दिन बाद जाता तो यहाँ पर माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पर काम पूरा होने से 5 दिन पहले जा रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा। आशा करती हूँ कंसेप्ट आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 105 आ गया। फिर कहा गया है पहला व्यक्ति छोड़कर चला गया तो काम को करने में दोनों व्यक्तियों के द्वारा कुल कितना समय लिया जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का एफिशिएंसी ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5। ये पहला और दूसरा का एफिशिएंसी, पहला और दूसरा का एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस 5 को इस टोटल वर्क में भाग लगाएंगे तो यहाँ से 21 बार में चला जाएगा। तो 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 21 बचे 105 होता है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक महिला प्रतिनिधि के लिए एक कॉलेज के चुनाव में 60% लड़कियां और 80% लड़के ने महिला प्रतिनिधि को वोट दिया। कॉलेज में 45% लड़कियां हैं तो महिला प्रतिनिधि को कितने वोट मिले, यही पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर गर्ल और बॉयज़ ले लेते हैं। कॉलेज में 45% लड़कियां हैं, यानी नंबर यहाँ पर दे रखा है 45% लड़कियां हैं। 45 यानी टोटल मान लेंगे 100, टोटल 100 मानेंगे। और टोटल का 45 यदि लड़कियां हैं तो 100 माइनस 45 कर लेंगे तो 55 जो बचेंगे ये लड़के हो जाएंगे। फिर कहा गया है 60%, यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर परसेंटेज का रेशियो आ जाएगा। तो परसेंटेज जो कि 60% लड़कियां हैं, यहाँ आ जाएगा 60% और 80% लड़के हैं तो यहाँ 80% आ जाएगा। अब हमें जो मिनिमम परसेंटेज होता है उसी से कंपेयर किया जाता है। मिनिमम परसेंटेज से कंपेयर किया जाता है। जो मिनिमम परसेंटेज होता है उसी से कंपेयर किया जाता है। मिनिमम परसेंटेज है यहाँ पर 40, यहाँ पर 60 मिनिमम परसेंटेज है, इसी से कंपेयर करेंगे 60% है। प्लस हो जाएगा इस 60 में कंपेयर कर रहे हैं तो इस 60 में से 60 को माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 0 आ जाएगा। और यहाँ पर है गर्ल और बॉयज़ का रेशियो। तो सबसे पहले इस रेशियो को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, यानी 9 5 45 और 11 5 55। यहाँ से आ गया है 5 कॉमन नंबर से ये 11 बार में चला जाएगा और ये 9 बार में। तो गर्ल का रेशियो हो जाएगा 9 और बॉयज़ का रेशियो हो जाएगा 11। तो इनके डिफरेंस को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 आया था 0 से, तो यहाँ से तो 0 आने वाला है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इस 60 का जो मिनिमम परसेंटेज लिए हैं, इस 60 का 80 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 20 का, जो कि 20 अधिक है 60 से। तो अब यहाँ पर बॉयज़ का रेशियो है 11, तो 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इस 20 में। तो 20 × 11 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 22 0, यानी 220 आ जाएगा। 220 हो जाएगा और बटा में इनके रेशियोज का सम लिया जाता है। रेशियोज का
रेशियोज का यहाँ पर सम लिया जाता है। सम जो कि हो जाएगा 20। सम इन दोनों का 20 आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा 20। जब 20 आ जाएगा तो इसको काटेंगे, शून्य से शून्य चला जाएगा, 11 दूनी 22, 11 से चला जाएगा, 11 यहाँ पर प्लस का सिंबल है, 11 प्लस 60 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 71। तो 71% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है डाटा के एक समूह की माध्यिका अवर्ण माध्य क्रमशः 7, 10 और 7 के रूप में दिया गया है। इस डाटा का बहुलक निकालना है। इस डाटा का बहुलक मोड बराबर होता है मीडियन यानी यहाँ पर 3 मीडियन माइनस हो जाएगा 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुना माध्यिका माइनस होता है 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य होता है। तो यहाँ से माध्यिका है 10 इंटू 3 कर लेंगे, यहाँ पर 10 रखेंगे, 10 इंटू 3 कर लेंगे यानी 30 हो जाएगा। 30 माइनस फिर माध्य दे रखा है 7 इंटू 2 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 14। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पर है 2 में से 1 जाएगा यानी 16। तो मॉड बराबर निकल कर आ जाएगा मॉड यानी बहुलक बराबर 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट होता है। यदि पूछा जाए कि बहुलक का मान क्या होगा तो बहुलक निकालने के लिए यहाँ पर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू माध्य यानी मॉड निकालने के लिए 3 इंटू मीडियन माइनस टू इंटू मीन होता है इसका कंसेप्ट। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि संख्या 7, 2, 1, 3, 6 y 24 से विभाजित है तो y का मान पूछा गया है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले यहाँ पर 24 है, 24 का पहले फैक्टर कर लेंगे, 24 को ब्रेक करेंगे यानी 8 इंटू 3 और 8 का मल्टीपल होता है 24। तो जब भी 8 सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट्स, जो कि 8 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट का 3 डिजिट लेंगे, 3 अंक लेंगे, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और y इसको अब 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ से चला जाएगा 8 चौका 32 चला जाएगा, यहाँ पर अब बच जाएगा 4। तो y का मान क्या रखें कि जो कि 8 से विभाजित हो जाए, तो y का मान रखेंगे 8, 8 से 48, कम्प्लीटली डिविजिबल के लिए y का मान 8 रख देंगे। अब यही मान y बराबर 8 रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद 3 से 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के बाद अब हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए इनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से कट जाना चाहिए। 7, 2, 1, 3 इनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, कटना चाहिए। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। y के जगह पर हम 8 रखेंगे क्योंकि y का मान 8 आया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 7 और 2 यहाँ से 9 जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 4 यानी 6 4 10, 10 और 8 18। तो ये सभी जो कि 18 जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा।
इसका मतलब y का मान हो जाएगा 8। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट जो कि 8 से विभाजित होना चाहिए, और 3 से विभाजकता का नियम होता है इनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है शालिनी अपने औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी को 40 मिनट में तय करती है, और यदि दूरी को 30 मिनट में तय करना हो तो दूरी को 30 मिनट में तय करना हो तो उसकी चाल ज्ञात करनी है। उसकी यहाँ पर रहेगा चाल ज्ञात करनी है, यहाँ क्वेश्चन में रहेगा, राइट। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर उसने 40 मिनट में तय करती है, यदि 30 मिनट में करना पड़े तो 40 से ये हो जाएगा 30, तो इनका सिंपल रेशियो बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3। ये तो स्पीड का रेशियो है, सॉरी टाइम का रेशियो है। टाइम बराबर है 4 से 3, तो ये यहाँ से टाइम का उल्टा हो जाएगा स्पीड का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 4, उल्टा हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो यहाँ से कहा गया है शालिनी अपनी औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी को 40 मिनट में तय करती है। तो सबसे पहले इस 3 बराबर दे रखा है, 3 को बराबर कर लेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा के, इसको काटेंगे 3 से, तो यहाँ से आ जाएगा एक रेशियो का मान यहाँ से आ जाएगा 15 या 45, एक रेशियो का मान 15 आ गया है, तो उसकी चाल पूछी गई है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 4 गुना कर लेंगे 15, तो यहाँ से इनका आंसर हो जाएगा 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है दिए गए समीकरण में इनका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन दे रखा है 27 है, यहाँ पर 27 का पावर दे रखा है 1.5 गुना 9 है, 9 का पावर दे रखा है 1.25, और यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो बटन में आ जाएगा 3 का पावर 5, इसको बराबर कर लेंगे 3/3 का पावर n के बराबर। तो यहाँ से 27 हमें यहाँ पर 3 है, जब 3 है यहाँ पर तो हमें सेम बेस बनाने के लिए, यानी 3 बनाने के लिए बेस जो कि सेम हो जाए, इसके लिए यहाँ पर 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब होता है 27, तो जब 3 का क्यूब, मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, 3 का क्यूब हो जाएगा 1.5 गुना हो जाएगा, फिर इसको 3 बनाने के लिए इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर का पावर हो जाएगा 1.25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और बटा में आ जाएगा 3 का पावर 5। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते ही यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 का पावर 45, 15 या 45, 4.5 हो जाएगा गुना, फिर यहाँ पर 125 इंटू 2 कर लेंगे तो यहाँ से 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 12 दूनी के 24 और 1 25 यानी 2.5 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा 3 का पावर 2.5 और बटा में 3 का पावर 5 है ही, 3 का पावर 5 है ही। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कंसेप्ट देखिएगा, यहाँ सेम, इन सभी का बेस सेम है। जब भी बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रहता है तो सर्ट्स एंड डाइसेस रूल के अकॉर्डिंग इनके पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, यदि बेस सेम हो और इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन हो, इन दोनों बेसों के बीच मल्टीप्लाई का साइन हो, तो इनके पावर आपस में सेम हो, ऐड हो जाते हैं। पावर जो कि अलग अलग होते हैं ये आपस में ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ से ऐड हो जाएंगे, यानी 3 हो जाएगा, और 3 का पावर है 45 और 25,
5 और 5 10, 4 और 2 6 और 1 7। तो यहाँ से 3 का पावर 7 आ जाएगा और बटा में तो 3 का पावर 5 है ही। अब इसको बराबर कर लेंगे। यहाँ पर बराबर में भी 3 का पावर n दे रखा है, तो यहाँ पर भी बराबर में 3 का पावर n भी इनके साथ चलता जाएगा, 3 का पावर n। अब यहाँ पर फिर से यहाँ जब भी डिवाइड में, यदि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, यदि a का पावर यदि m हो और फिर यहाँ पर a का पावर n हो, तो a का पावर m और a का पावर n जब भी डिवाइड का सिंबल हो, तो यहाँ पर जब बेस समान होता है, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर का, तो इनके जब बेस समान होते हैं तो इनके पावर आपस में ऊपर आकर जो कि घट जाएंगे, तो m माइनस n हो जाएगा। ये कंसेप्ट उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गया होगा। जब भी डिवाइड हो, डिवाइड का साइन हो इनके बीच, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बेस सेम हो और पावर जो कि अलग अलग हैं, तो इनके पावर आपस में घट जाते हैं। मैं इसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए लिखी थी, अब मैं इसको मिटा रही हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि यहाँ पर बेस सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो यहाँ से आ जाएगा 3 तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पर इनके पावर जो कि अलग अलग हैं, तो ऊपर जाकर घट जाएंगे, यानी 7 माइनस 5 कर लेंगे, 7 माइनस 5 कर लेंगे, और इसको फिर बराबर करेंगे 3 का पावर n के बराबर। तो यहाँ से भी यहाँ से दे रखा है, यहाँ माइनस का साइन है, ध्यान रखिएगा, माइनस का साइन है। यहाँ इन दोनों का बेस समान है। जब बेस समान होता है, बेस इक्वल होता है और बीच में इक्वल का साइन रहता है, बेस समान हो और बीच में इक्वल का साइन हो, तो इनके पावर आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यानी यहाँ से n बराबर हो जाएगा, जब 7 में से 5 जाएगा 2, तो n बराबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई 729 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 1331 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर है 729 जो कि आवर टाइम दे रखा है। टाइम ध्यान दीजिएगा, टाइम 3 साल का समय है, 3 साल का समय है। और यहाँ पर 729 है, तो 729 है, और यहाँ पर 3 साल में ये 1331 हो रहा है। 3 साल में 1331 हो रहा है, 1331 हो रहा है। और यहाँ पर जो कि है दे रखा है 729। जब टाइम 3 साल का है, तो यानी ये √³ हो जाएगा, फिर इस यहाँ पर भी √³ हो जाएगा। ये 729 जो कि होता है 9 का क्यूब, और ये हो जाएगा 11 का क्यूब। 11 का क्यूब 1331 होता है, और 7 का क्यूब 9 का क्यूब 729 होता है। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी 9 में से 11 में से 9 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 का डिफरेंस आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 9 रहेगा, गुना हो जाएगा 100 का। 2 × 100 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 200। 200 में 9 का भाग लगाएंगे, 200 में 9 का भाग लगाएंगे, तो ये चला जाएगा 22 बार में, तो 22 9 हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। 22 सही 2/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, ए द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए कुल अंक 165 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हिंदी को H से डिनोट करूँगी और इंग्लिश को E से। इन दोनों का योग यानी प्लस हो जाएगा, योग मतलब प्लस का साइन आ जाएगा, 65 है, 165 है। फिर इन दोनों विषयों में उसके प्राप्त अंकों का अंतर, यानी हिंदी में ही और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर दे रखा है 25। प्राप्त अंकों का औसत 25 दे रखा है, तो हमें चाहिए हिंदी।
सबसे पहले हिंदी निकालेंगे। तो हिंदी निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर लेंगे। इन दोनों का यानी 165 प्लस कर लेंगे 25 और बटा यानी बोट एंड स्ट्रीम कंसेप्ट लगाऊंगी v प्लस u अपॉन 2। तो यहाँ पर 165 और 25 इन दोनों का सम कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 0, 6 और 2 8 और 1 9। यहाँ से फिर 190 में 2 का भाग लगाऊंगी। जब 190 में 2 का भाग लगाऊंगी तो ये चला जाएगा 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 9 से चला जाएगा 9 बचे और 5 दूनी 10 यानी 95 रह जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा 95। अब यहाँ से इंग्लिश का निकालूंगी क्योंकि इन विषयों में 25 का अंतर हो रहा है, तो इन विषयों में उसके प्राप्तांकों का अनुपात पूछा गया है। अब इंग्लिश का निकाल लूँगी तो इंग्लिश का प्राप्तांक अंक पता करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा इंग्लिश बराबर हो जाएगा 165। 165 में से हमें 5 को माइनस करना होगा, बटा हमें हो जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 यानी 150। सॉरी यहाँ पर 2 भी रहेगा और 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5। यहाँ पर 165 है और यहाँ पर सिर्फ 25 है। 165 माइनस 25 कर लेंगे 165 और 165 में हमें इंग्लिश का निकालना है तो 25 कर लूँगी और बटा में हो जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर है 4, 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 4 और 1 है ही। तो इसको 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे 140 में तो यहाँ से आ जाएगा 70। 95 और 70। तो इन विषयों में प्राप्तांक अंकों का औसत यानी हिंदी में और इंग्लिश में इनका प्राप्तांक का अनुपात पूछा गया, औसत नहीं पूछा गया, अनुपात। तो यहाँ से हिंदी में 95 हो जाएगा और इंग्लिश में 70 हो जाएगा। इसको काट लेंगे 19 बचे 95 और यहाँ से आ जाएगा 19 बचे 95, 14 बचे 70। तो 19:14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 है, 3 का पावर 4 है और 5 का पावर 3 है। गुना में दे रखा है 7 कि कितने सम गुणनखंड है। जब भी सम निकालना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर 2 का पावर 7 ले ले, 2 का पावर 7 है, 3 का पावर 4 है, 5 का पावर 3 है। इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमेशा कितने सम गुणनखंड है, हमेशा शून्य से लिखना शुरू होता है गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पर 2 का पावर 0 हो जाएगा, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, उसके बाद 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, 2 का पावर यहाँ से 7 हो जाएगा। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ से आ जाएगा 8। तो यहाँ पर सम गुणनखंड की बात कही गई है। जब भी सम गुणनखंड की बात कही गई है तो सम संख्या हमें लेनी है, सिर्फ सम वाले फैक्टर्स को लेनी है। तो 2 का पावर 0 हमेशा 1 के बराबर। यदि किसी भी संख्या के ऊपर 0 लग जाए, किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए तो हमेशा 1 आता है। तो बस हमें 2 का पावर 0 को नहीं लेना होगा। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ से यानी हम ले लेंगे 7 को, यहाँ से 7 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 का पावर यहाँ हो जाएगा 3 का पावर 0, 3 का पावर 2, 1 0 के बाद आ जाएगा 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4।
तो यहाँ पर सभी चलेंगे, सभी गुणनखंड जो कि चलेंगे सभी तरीके। यहाँ से आ जाएगा 5, 3 का यहाँ 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, यानी 3 तक ही हमें जाना है। यहाँ आ जाएगा 0, 3 तक ही जाना है। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से सभी तरीके ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से आ जाएगा 5। फिर यहाँ से भी सभी तरीके ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4। यहाँ से आ जाएगा 4, 5 और 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 20, यहाँ से 20 आ जाएगा। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। इस 20 में 7 का मल्टीप्लाई कर लूँगी क्योंकि यहाँ से 7 तरीके लिए। तो उसके बाद ये हो जाएगा 100। तो यहाँ से 20 × 7 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 140। 140 अभी यहीं तक सीमित नहीं है, यहाँ से जो कि आ जाएगा 7 तरीके ले सकते हैं, 7 तरीके ले सकते हैं। सिर्फ 2 का पावर 0 छोड़ेंगे क्योंकि हमें सम संख्या चाहिए। और फिर यहाँ पर है 7, तो 7 का पावर, 7 को लिखेंगे, 7 का पावर 1 मान लेंगे तो इसको लिखेंगे 7 का पावर 0, 7 का पावर 1। तो यहाँ दोनों चलेगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 2 तरीका। तो इस 140 में 2 का मल्टीप्लाई कर लूँगी। यहाँ से पर ध्यान दीजिएगा, 140 में 2 का मल्टीप्लाई कर लूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 228, क्योंकि 14 दूनी 28 हो जाएगा। और 228 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है अलजेब्रा का क्वेश्चन है। बेहद ही सिंपल तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगी। यहाँ पर दे रखा है यदि 3x + 1/2x = √3 है, और यहाँ पर दे रखा है 6x² + 1/6x² का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले इस साइड स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ इसका भी स्क्वायर करना होगा, यानी दोनों साइड यहाँ पर स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से स्क्वायर कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर 3 + 3x प्लस दे रखा है, स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से 3x + 1/2x, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर √3 का भी स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9x, यहाँ से आ जाएगा 9x² + 1/2x का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4x²। यहाँ तक हो गया। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, और √3 का स्क्वायर करने पर √3 हट जाता है, यानी रूट हट जाएगा 3 जो कि बाहर आ जाएगा। रूट किसी भी संख्या का, जैसे कि यहाँ पर ये रूट है और इस रूट का स्क्वायर करने पर ये रूट हट जाता है, और इसके अंदर कोई संख्या दे रखा है जैसे कि 2 है, तो जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। आ गया समझ में? आशा करती हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा सिर्फ 3 आ जाएगा। अब स्क्वायर किए हैं तो यहाँ से जैसा कि दे रखा है, स्क्वायर करने पर यहाँ तक तो हो गया, मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी थी। अब यहाँ पर ये a² ये हो गया a², यानी ये हो गया b², a²b², और यहाँ से आ जाएगा 2ab, तो यानी 2 रहेगा, a का मान है 3x, इंटू हो जाएगा 1/2x, b का मान है, और उसके बाद यहाँ पर बराबर में हो जाएगा 3। तो यहाँ से इस 2x से 2x जो कि कट जाएगा इस 2x से, फिर यहाँ पर बचेगा, यहाँ इसको a माने हैं और इसको b माने हैं। अब मैं इसको मिटा रही हूँ, इसी तरह इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी थी। तो यहाँ से आ जाएगा 9x² प्लस हो जाएगा 1/4x² बराबर हो जाएगा यहाँ से सिर्फ 3, और ये भी कट जाएगा आपस में, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा,
जब 3 से 3 कट जाएगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जाएगा 9 चौका 36, 36 आ गया और 36 एक्स स्क्वायर है तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा और प्लस का 1 जो कि बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो 0 के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस 1/6x स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 36। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 36 x का पावर 4 प्लस 1 और बटा में रहेगा 6x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। गाइज आज का ये सेशन यदि आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।